Good morning, class 7th. So, welcome back to your computer classes. So, we were reading about chapter number 1. So, before starting our continuing our chapter number 1, I would like to tell you that this is very important chapter, operating system. This chapter is totally dependent upon your second chapter. If you understand first chapter, then only you can understand second chapter. So it's really important for you to understand first chapter so that you can create your base. And after that, every chapter is dependent upon each and every chapter that we will be learning. So if you are having any difficulty, any problem in reading or understanding the operating system chapter or any other thing that you are reading, you can ask me anytime. Now in previous session, we learned about the basic of introduction of operating system. Now we will be learning about history of operating system. Okay. The earliest computer had no operating system. सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. जैसे हम अपना कंप्यूटर में या लैपटॉप में कुछ भी ओपन करते हैं, विंडोज़, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. चाहे अगर हमारे पे विंडोज़ मशीन है तो विंडोज़ जो विंडो उसके अंदर डली होती है वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाती है. द अर्लीस्ट कंप्यूटर हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम. जो शुरू में कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था. कंप्यूटर ऑफ दैट टाइम वर वेरी प्रिमिटिव. ओनली वन पर्सन कैन यूज अ कंप्यूटर एट अ टाइम. मीन्स एक टाइम पे एक ही पर्सन एक कंप्यूटर को यूज़ कर पाता था. ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर वर एट हिज डिस्पोजल. मोर ओवर एट दैट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर नॉट यूज. जैसे आज के टाइम में मोस्टली हर एक चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखी जाती है, जो इससे कि डेवलपर की लाइफ बहुत इजी हो गई है. नहीं तो पहले सब कुछ डेवलपर को हर एक चीज़ के लिए कोड लिखना पड़ता था. नाउ अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बहुत यूज़र फ्रेंडली हो गई है, जिससे कि डेवलपर को भी इजी पड़ता है वो चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए. So each user wrote all the code including the complicated machine level input output instruction. अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था कि हर एक कोड इवन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन तक, जैसे क्लिक करना, हम जैसे इनपुट देना, जैसे कि हम कीबोर्ड पे जैसे क्लिक करते हैं, इनपुट दिया तो आउटपुट हमारे स्क्रीन में दिखता है, उस तक के लिए एक प्रोग्रामर को कोड लिखना पड़ता था, जो कि अब इनबिल्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. टू गेट ओवर दिस प्रॉब्लम एन इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम नोन एज IOCs was developed. User no longer had to code input output instructions, instead they use IOCs. सबसे पहले हमारे पे IOCs आए. IOCs क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे इनपुट दिया और आउटपुट हमें मिल जाना, उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता था. बट उसके लिए अब बाद में हमारे पास इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम आया, जो कि ये पूरा काम हैंडल कर लेता था, जिससे कि एक कोड का प्रोग्रामर का काफ़ी हेल्प हुआ. अब उसे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं लिखना पड़ता था कोड. दिस सिंप्लीफाइड एंड स्पीडेड अप द कोडिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको अभी बताया. यूज़ ऑफ IOCs marked by the beginning of use of operating system in the computer, and this was when the operating system came to the role. So operating system, सबसे पहला operating system कौन सा माना गया? IOCs. The first major IOCs was designed by the General Motor Research Laboratories in 1956
फॉर देयर IBM 901 मेन फ्रेमवर्क। तो IBM ने सबसे पहला ISIS डिज़ाइन किया था। दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अभी आपने सुने होंगे इंटेल के कितने प्रोसेसर आते हैं, ये क्या आते हैं। तो अब 1974 में डॉक्टर गैरी किंडल created CP/M as the first operating system for the Intel Corporation's new microprocessors. So इंटेल कॉर्पोरेशन का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम गैरी ए किंडल ने 1974 में बनाया। By 1977 it had become the most popular operating system for microcomputers. Okay, now फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली काफ़ी फंक्शंस होते हैं, और आज हम जो पढ़ेंगे वो टारगेट करते हैं हम एलोकेशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एरर हैंडलिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो एलोकेशन से क्या समझ में आता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर के पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे इधर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस विच कंप्यूटर रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज्ड फॉर सॉल्विंग विच प्रॉब्लम एंड इन व्हाट ऑर्डर। इन जनरल आवर ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ फॉलोइंग मेन फंक्शंस। सो इसमें क्या बताया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपको ये डिसाइड करके खुद बताता है कि कौन सा रिसोर्स किसको मिलना चाहिए और किस प्रायोरिटी में मिलना चाहिए, पहले किसको देना है, बाद में किसको देना है। जैसे पहले अगर किसी ने लैपटॉप ऑन किया तो पावर सप्लाई को सबसे पहला उसे रिसोर्स देना चाहिए ताकि वो पावर ऑन हो। तो वो भी कौन डिटरमाइन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नाउ सबसे पहला हम पढ़ेंगे एलोकेशन। एलोकेशन से आपको क्या समझ में आता है, बांटना रिसोर्सेज। ये बांटने का कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बांटना, रिसोर्सेज बांटना। द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और जो CPU है उसको हर एप्लीकेशन को उसके हिसाब से बांट के सारे के सारे रिसोर्सेज से प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे जो भी चीज़, जो भी अंदर कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, जिस हार्डवेयर को जिस भी चीज़ की नीड है, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे उस हिसाब से CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बांट के देता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन दिस डिवाइसेस। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और CPU के बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो उसको बीच का कंट्रोल भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। दिस लिंक इज मेंटेन थ्रू द ड्राइवर प्रोग्राम। ईच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैज इट्स ओन ड्राइवर। अब जैसे कि कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर करके एक प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, और जैसे ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट, जैसे जो कि ऑडियो सुनने के काम आता है। जो अगर आप ऑडियो बताओगे उसे, वो आपको उसका आउटपुट देगा, कि आपको बताएगा कि आपने ये वाला ऑडियो चलाया है। जैसे बैटरीज, ब्लूटूथ, कंप्यूटर, और हर एक को चलाने के लिए उसके अपने अपने ड्राइवर होते हैं। जैसे इमेजिंग डिवाइसेस के लिए फैकैप, फास्ट एक्सेस वीडियो कैप्चर और इंटीग्रेटेड वेबकैम, ये उसके ड्राइवर्स हैं। सो दिस आर द ड्राइवर्स जो कि इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चलाने के काम आते हैं और जो कि इन बिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, और अगर नहीं हो तो आप उसे बाहर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम। वेरी सिंपल। क्या बोला उसने कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि आपके एप्लीकेशन को चलाने के काम आते हैं। वो प्रोग्राम जो कि आपको, जैसे आप MS वर्ड वगैरह चलाते हैं, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन, इवन आप जो गेम चलाते हैं वो भी एक एप्लीकेशन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उनको जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन लोड करते हैं तो उसे थोड़ी सी मेमोरी चाहिए होती है, और वो मेमोरी कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
और उसके बाद जब मेमोरी से मिल जाती है तो उसे एग्जीक्यूट भी कौन करता है, जो आपको दिखता है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। एरर, उसके बाद आता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग मतलब जैसे कभी कभी हो जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता है या कोई प्रोग्राम चल रहा है और एकदम से वो बंद हो जाता है, तो एक एरर मैसेज शो करता है वो हमें कि ये आपका एरर इसने थ्रो किया, तो आप क्या करना चाहेंगे, इस टाइप में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट एरर मैसेजेस व्हेनेवर एन एरर अकर्ड व्हाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। जब भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है और उसमें कुछ एरर हो जाता है तो उसकी एरर को दिखाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उसके बाद आता है डेटा मैनेजमेंट। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज डेटा स्टोरेज इन द कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो डेटा स्टोरेज के नाम से ही पता चल रहा है, डेटा मैनेजमेंट के नाम से ही पता चल रहा है डेटा को मैनेज करना। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, क्या चीज़ मैनेज करना, डेटा स्टोरेज को कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस में। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज डेटा स्टोरेज इन द कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, एंड स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर करना उसका डेटा। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो आज हमने पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एलोकेशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एरर हैंडलिंग एंड डेटा मैनेजमेंट, ये आप फिर से पढ़ें और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। जो मैं आपको जैसे ही चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा आपको उसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।